नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मुख्य रूप से जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म, ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक धर्म इत्यादि के बारे में जो डिस्कशन कर चुके हैं, भागवत हैं, शैव धर्म, उन पर जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस कर चुके हैं। और महाजनपद का टॉपिक हाल ही पूरा किया है। और आज जो शुरुआत की है वो मौर्यन पीरियड की शुरुआत की है। तो मौर्यन पीरियड जो है बेसिकली जो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण पीरियड है, इसके ऊपर जो है अपन ने इसके जो सोर्सेज है, जो धार्मिक सोर्स है, जो धर्मेतर वो सोर्स है, साहित्य से उस पर परिचर्चा की है। तो धार्मिक साहित्य में तो बुद्धिज्म, जैनिज्म रिलेटेड है, और गैर धार्मिक साहित्य में जो है विशाख दत्त की रचना है, और वृहत कथा मंजरी जो सेमेंद्र लिख रहा है उसमें जो वर्णन मिलता है। और फिर जो है अपन ने देखे थे विदेशी यात्रियों के विवरण, तो उसमें जो है कौन कौन अशोक के समय आया था, कौन चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, कौन रचयिता जो इन बातों का वर्णन कर रहा है, फाइयान कर रहा है, हैंसांग कर रहा है, एरिस्टोबुलस कर रहा है, नियार्कस कर रहा है, इसके ऊपर परिचर्चा की है। अब जो है अभिलेखों के ऊपर थोड़ी बहुत बातें और डिस्कस कर लेते हैं। अभिलेख जो है पुरातात्विक स्रोत है इतिहास के, तो उस पर परिचर्चा कर देते हैं। सबसे पहले मैंने अभिलेखों में बता दिया, टी पेंथलर ने तो खोज की थी और सबसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने एक ही गलती की थी, उन्होंने जो शुरुआत में जो श्रीलंका का राजा है तिस्य, उसको जो अशोक मानकर देवानाम प्रियदर्शी मान लिया था। कालांतर में उसका अमेंडमेंट कर दिया गया और जो सम्राट अशोक था वो अशोक ओरिजिनल मिल गया। अब जो है सम्राट अशोक के नाम कहाँ मिलता है, ये जरूर सवाल आता है। तो इसका है मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम व निठूर। GNM उदयगोलम, GNM उदयगोलम, मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो मास्की, गुजरा, निट्टूर और उदयगोलम, GNM उदयगोलम अशोक का जो नाम मिलता है। फिर जो है DR भंडारकर जो बेसिकली एक इतिहास विज्ञ है, उन्होंने जो है अभिलेखों के ऊपर ही जो है अशोक का पूरा इतिहास लिख दिया। तो इतिहास लिखने का लिख दिया और प्रयास भी किया। अशोक के अभिलेखों में एकमात्र जो है चापड़ नाम मिलता है जिसने के ये लेख लिखे हैं, तो चापड़ या चप्पड़ नाम मिलता है। फिर अशोक के जो शिलालेख है उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वृहत शिलालेख। अशोक के कुल 14 वृहत शिलालेख है जो 8 स्थानों से जो है प्राप्त होते हैं। बेसिकली जो है 8 स्थान है और 14 वृहत शिलालेख। और ये जो शिलालेखों की लाइन है वो हूबहू एक जैसी है, वो लिखी हुई है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे वो पत्थर पर लिखे हुए। पत्थर इतने विशाल काय है, बहुत विशाल का है। अगर आप विकिपीडिया पर सर्च करोगे तो पत्थर की हाइट वगैरह बहुत ही शानदार है। तो इसमें है शाहबाजगढ़ी, पेशावर, मानसेहरा और कालसी, गिरनार, धौली, जोगट, एरागुड्डी, सोपारा। तो बेसिकली अगर अपन छोटा सा मैप बनाए, ये देखिए आप, ऐसा अगर मैप बनाए कच्चा सा भारत का, तो आप देखिए ये अशोक के जो है पीरियड को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये शाहबाजगढ़ी, पेशावर यहाँ पर है, वापस इधर जो है एरागुंडी आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, इधर वापस गिरनार में मिल रहा है, इधर वापस देखो आप धौली, जोगड़ मिल रहा है जो कि उड़ीसा में। तो कितना बड़ा एम्पायर है, उन सबको मेंटेन करने के लिए अशोक ने जो है ये अवधारणा दी थी। फिर जो इन शिलालेखों में एक ये खासियत है कि एक ही प्रकार के 14 लेख उत्कीर्ण है। फर्स्ट लाइन उड़ीसा में भी वही है, शाहबाजगढ़ी में वही है, और विषय वस्तु भी एक ही समान है। 2 जगह से जो पृथक शिलालेख प्राप्त होते हैं वो कलिंग, वो जोगड़ के हैं, तो उनको जो अलग से पृथक शिलालेख कहा गए जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उन पर जो है पृथक इसलिए थे ताकि वो कलिंग में जब युद्ध हुआ था, कलिंग वॉर जब अशोक ने किया था, तो कलिंग के वासियों में जो है हिंसा वाली प्रवृत्ति न हो राजा के प्रति, इसे तो उसने वहाँ पृथक शिलालेख लगाए। अब जो है इन शिलालेखों पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। तो बेसिकली जो प्रथम शिलालेख है उसमें जीव हत्या निषेध है। शॉर्ट में कहें तो जीव हत्या का निषेध है। विभिन्न उत्सवों का आयोजन में राज के रसोई घर में 2 मोर व 1 हिरण मारने की अनुमति, तथा बाद में इसे भी बंद कर दिया गया। तो इनमें ये परिचर्चा है। फिर सेकंड है, इसके अंतर्गत जो है जीव चिकित्सा के राज्यों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा प्रबंध करने को उल्लेख हुआ है। फिर तृतीय शिलालेख है, इसमें जो है धम्म की शिक्षा देने हेतु रज्जुक, जो कि न्यायाधीश को कहते हैं, रज्जुक युक्त प्रादेशिक जैसे अधिकारियों का वर्णन है। ये भी सवाल आता है रज्जुक युक्त प्रादेशिक किस काल संबंधित है, तो मौर्य काल संबंधित है। फिर जो है चतुर्थ शिलालेख जो है, चतुर्थ शिलालेख बेसिकली जो है भेरी कोश की जगह धम्म कोश अपनाने पर जोर देता है। फिर जो पंचम शिलालेख है वो जो है
धम महामात्रों की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो इस तरह से अपने ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ, फिफ्थ में क्या है। फिर देखिए आप सिक्स्थ में, इसमें प्रतिवेदकों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। इसी में अशोक कहता है इस संसार में दूसरों के हिस्से बढ़कर कोई कार्य नहीं है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न, परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, वेदों की भाषा है। सप्तम शिलालेख सातवें में आत्मसंयम, आत्मशुद्धि, खुद की शुद्धि, स्वनैतिकता पर जोर दिया गया है। आठवें में संबोधि की यात्रा बोध गया का उल्लेख मिलता है। नववें शिलालेख में मंगल कार्य की जगह जन विवाह आदि के स्थान पर धम्म दान का उल्लेख। आप धीरे धीरे खर्चे जो है कम कर दीजिए, चूंकि अशोक से पहले भी उस समय तक्षशिला में विद्रोह हो रहे थे, तो इन विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक ने जो है तलवार की रणनीति नहीं अपना करके एक धम्म नीति अपनाई थी, और धम्म की पॉलिसी अपन अभी बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। फिर नवम शिलालेख, दसम शिलालेख यश व कीर्ति के स्थान पर धम्म नीति को महत्व दिया गया है। फिर 11वें में धम्म नीति व धम्म दान के साथ माता पिता की सेवा पर जोर दिया गया है। फिर जो 12वां है उसमें धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है, वाक संयम पर, आप जो है वाक संयम रखें। और फिर जो है 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख में तोसली विजय का उल्लेख है। तोसली जो कलिंग की राजधानी थी उसका जो है पूरा का पूरा वर्णन किया, किस तरह से उसने विजय बना और विजय हासिल की। फिर 14वें में जो है बहुत से लेख लिखवाने का जिक्र है। फिर जो है कलिंग शिलालेख, जो मैंने कहा था पृथक शिलालेख है, दो तरह का होता है। प्रथम पृथक जो है वो कलिंग शिलालेख है और द्वितीय पृथक भी कलिंग अभिलेख है। तो प्रथम जो है वो तोसली के समीप है। इसमें भी सारी प्रजा मेरी संतान है कि यदि मृत्यु पर चिंता न करे। तो कलिंग वासियों को जो है युद्ध में जो उनको हानि हुई है और इसमें राजा के प्रति जो हिंसा की प्रवृत्ति नहीं अपनाई, इस हेतु ये किया गया है। इसी तरह जो है सेकंड कलिंग शिलालेख है, उसमें भी वो है कलिंग वासियों सम्राट के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। तो कुल मिलाकर के दो पृथक कलिंग शिलालेख इनको कहा जाता है। फिर जो है लघु शिलालेख भी मिले जगह जगह से, जैसे मध्य प्रदेश में रूपनाथ गुजरा है, और राजस्थान में जो है भाबरू बेराट है, मास की ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, गोविंद मठ आदि कर्नाटक में है। तो यहाँ से जो लघु शिलालेख में राजस्थान की दृष्टि से जो है भाबरू अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट। भाबरू अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ का जो है वो वर्णन मिलता है। फिर इसी कड़ी में जो है स्तंभ लेख की लेखों की संख्या 7 है और ये 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। फर्स्ट है दिल्ली टोपरा, बेसिकली टोपरा में था और फिर फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लेकर के आ गया था, और इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण है, मतलब 7 बातें लिखी हुई हैं। फिर है दिल्ली मेरठ, ये बेसिकली मेरठ में था, फिर फिरोज तुगलक जो इसे दिल्ली लेकर के आ गया था। फिर लोरिया नंदनगढ़ पर जो है सिंह की मूर्ति है और शीर्ष के नीचे राजहंसों की पंक्तियाँ हैं। फिर लोरिया अरेराज एक बिहार में जगह है जहाँ से मिला है। फिर रामपुरवा बिहार है, यहाँ पर जो है वृषभ की आकृति, बेल की आकृति है, तो इम्पोर्टेंट ऐसा आता है। रामपुरवा जो शिलालेख है उस पर किसकी मूर्ति लगी हुई है। उसी तरह आता है कि एक संकिसा नामक स्थान पर भी जो है वो मिला है, तो उस पर गज की मूर्ति है। सारनाथ पर जो है वो सिंह की है। तो ये बेसिकली जो है मिलते रहते हैं कहाँ कौन सी मूर्ति है। प्रयाग कौसंबी वाला है, ये मूलतः कौसंबी में था, इसे अकबर के समय प्रयाग लेकर के आ गए थे। इस पर अशोक द्वारा कौसंबी महामात्रों के नाम का संबोधन है, इस पर रानी का लेख भी है। तो इस तरह से जो है लेखों का विवरण किया हुआ है। फिर जो है अगले स्तंभ लेखों पर जो है बातें लिखी हुई है।